जी, कोफोर्ज को लेकर क्या व्यू बन रहा है, कैसा टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये काउंटर आपको? गुड आफ्टरनून। देखिए, कोफोर्ज में अगर हम देखें तो पूरे आईटी सेक्टर में एक दबाव जरूर देखने को मिला था, लेकिन कोफोर्ज का अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो बनी हुई है, लेकिन नियर टर्म चार्ट के हिसाब से अगर इसको एनालाइज करें तो स्टॉक में एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है और स्टॉक अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक अपने क्रूशियल सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि बना हुआ है करीब 1550 1540 के जोन में। ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है इस करेक्शन का। अगर ये इस लेवल को होल्ड आउट करता है तो थोड़ा पुल बैक एक्शन यहाँ से बन सकता है, लेकिन पुल बैक में इसके लिए जो मेजर सप्लाई जोन है वो करीब है 1640 से लेकर 1660 की रेंज में। अगर वो रेंज को क्रॉस करता है तो यहाँ पे फिर एक बाइंग इंटरेस्ट लौटते हुए दिख सकता है। तो अभी टाइम बिंग के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, 1640 के ऊपर ही इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड करना चाहिए। हालांकि अगर किसी के पास ट्रेड है अभी भी ऑलरेडी लिया हुआ है तो यहाँ पे 1540 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। ये स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा अगर आपके पास ये पोजीशन है। अगर नई पोजीशन बनाने से अभी फिर टाइम बिंग के लिए बचने की सलाह है। कोफोर्ज को लेकर राजेश जी की ये सलाह है। चलिए, एक और स्टॉक है टाटा मोटर्स। इसको लेकर एक तो ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है वो जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, इन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी है और टारगेट कर दिया है 575 रुपए का। कई सारी खबरें भी है जिसमें रिकॉर्ड डेट, डिमर्जर की जो रिकॉर्ड डेट है वो मध्य अक्टूबर की हो सकती है और कमर्शियल बिजनेस की जो लिस्टिंग है वो नवंबर में पॉसिबल है। ये इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। और साथ ही जेएलआर सेल्स की वापस से शुरू हो गया था साइबर अटैक की वजह से। जो यूके के प्लांट में दिक्कत आई थी, प्रोडक्शन बंद हुआ था, वो वापस से प्रोडक्शन धीरे धीरे अब शुरू हो रहा है। टाटा मोटर्स को लेकर राजेश जी आपकी राय क्या है? परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पूरे ऑटोमोबाइल स्पेस में, और हमने देखा कि अभी जिस तरीके की नेगेटिव न्यूज़ फ्लो थी तो स्टॉक में जो भी रिकवरी बनी थी वापस एक दबाव यहाँ पे आते हुए दिखा है। हालांकि अगर हम इसका थोड़ा शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। 630 लोअर साइड पे इसके मेजर सपोर्ट है और ऑन द हायर साइड 730 740 इसके लिए सप्लाई जोन बना हुआ है। तो अभी ये 100 रुपए के दायरे में ही काफी समय से ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से थोड़ी रिकवरी के साइन यहाँ पे जरूर बनते हुए दिखे, लेकिन हमें लगता है ये रिकवरी में 695 से लेकर 700 ये इसके लिए एक चैलेंजिंग जोन है। अगर ये 700 रुपए के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है। जिनके पास अभी ट्रेड है या जिन्होंने होल्ड किया हुआ है स्टॉक, लोअर साइड पे बाय किया है, उनके लिए सलाह होगी 660 के आसपास के स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। ये इसके लिए नियर टर्म चार्ट के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये स्टॉप लॉस को बचा पाता है तो ये 700 710 की तरफ ग्रेजुअली बढ़ सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे ही ऑटोमोबाइल क्षेत्र में यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट तो बना हुआ है। हालांकि टाटा मोटर में अंडर परफॉर्मेंस जरूर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ग्रेजुअली ये स्टॉक रिकवरी के ट्रैक पे आते हुए दिखेगा और देन फिर इसमें वापस 730 740 के टारगेट बनेंगे तो 660 के स्टॉप लॉस से पोजीशन रख सकते हैं, अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन। स्टॉप लॉस याद रखिएगा 700 जो हर्डल है, अगर इसके ऊपर जाता है ये स्टॉक तो वापस से शॉर्ट कवरिंग दिखेगी और फिर इस काउंटर को ऊपर की तरफ ले जाएगा। फिर 700, फिर 710 अगला टारगेट दे रहे हैं। कि जब ये कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, एसडीबी फाइनेंशियल में हमने देखा कि अब ये गिर के अपने इशू प्राइस के भी नीचे चला गया और ये एक थोड़ी सी चिंता की बात ज़रूर है। ये क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि भाव आप देखिए पीक प्राइस है, जब ये आईपीओ प्राइस पर आता है तो वो कम होता है, फिर अगर लिस्टिंग ऊपर हो भी रही है तो वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और ये एक दो कंपनीज में नहीं, हमने कई कंपनीज के सिलसिले में देखा है। स्विगी में हमने ये ट्रेंड देखा कि 580 का पीक प्राइस था, 390 आईपीओ प्राइस था, उसके नीचे भी शेयर गया। हालांकि रिबाउंड करने की कोशिश ये शेयर कर रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो मार्केट की जो कंडीशन है ये कहीं ना कहीं ये इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि लोगों को थोड़ा ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है और रेगुलेशन वगैरह जो थोड़े से सख्त किए गए हैं उसके चलते भी अनलिस्टेड स्पेस में जब कंपनी एक्चुअली जब लिस्ट हो रही है तो वहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। राजेश जी, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे के पूरे मसले को? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है एनएसई के अनलिस्टेड शेयर को लेकर। ज़रा बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपने कैसे इस ट्रेंड को स्पॉट किया है?
तो देखिए कुछ ही चुनिंदा स्टॉक्स में हमने देखा कि रिटेल निवेशक जो कि अनलिस्टेड प्लेयर में थे वहां पैसे बना पाए। अदरवाइज हमने देखा कि बाकी स्टॉक्स में जहाँ पे भी लिस्टिंग के बाद उन्हें वो बेनिफिट नहीं मिल पाया आईपीओ जब लिस्ट हुए तो। और अब मेजरली जो प्रॉब्लम होती है मेन कि आपको बायर सेलर को यहाँ पे ढूंढना होता है, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है जिसपे आप इसके प्राइस मॉनिटर कर पाए और डे टू डे बेसिस पे उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर पाए। और यहाँ पे काफी प्राइस का डिफरेंस भी होता है क्योंकि ये मार्केट एक अभी भी एक ग्रे मार्केट जैसा ही काम करता है। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या रेट के सौदे हो रहे हैं वो आप एक निवेशक को नहीं पता लगते। और उसके चलते काफी कुछ असमंजस की स्थिति रहती है इसमें कि कब इसको खरीदना कब बेचना। काफी कुछ डेटा जो एक कंपनी को एनालाइज करने के लिए चाहिए होते वो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होते। तो एक आप बस कंपनी का एक बिजनेस मॉडल और उसका के बेसिस पे आपको वो जज करना होता है कि ये कंपनी किस तरीके से आगे परफॉर्म करेगी जब भी ये लिस्ट होगी, या किस तरीके से इसके फाइनेंशियल्स इंप्रूव होंगे। तो ये सारी दिक्कतें तो होती है इस प्लेटफॉर्म पे जरूर। एक सबसे ज्यादा जो चर्चित अनलिस्टेड स्टॉक है वो एनएससी का ही है, और यहाँ पे काफी रिटेल निवेशक ने हमने देखा है कि काफी कुछ पार्टिसिपेशन यहाँ पे आते हुए दिखा। और सभी ने जिस तरीके से बीएससी में एक बड़े रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिले, तो उसके चलते एनएससी के स्टॉक में जरूर काफी लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। और अभी भी देखें तो हाईएस्ट ट्रेडिंग भी उसी स्टॉक में अनलिस्टेड स्पेस में होते हुए देखने को मिली है। तो एनएससी एक अभी भी लीडर बना हुआ है अनलिस्टेड स्पेस में, और यहीं पे हमने देखा है कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर देखने को मिलती है। बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी सर, कोई ट्रेड आपके रडार पर? आई थिंक दो स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहे हैं जिसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। तो पहला स्टॉक तो हीरो मोटर यहाँ पे पसंद आ रहा है। सीरीज के आखिरी पड़ाव पे स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट वापस बढ़ा है, हमें लगता है ये स्टॉक की अपवर्ड ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रहेगी। 5,550 की तरफ हमें लगता है टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो हीरो मोटर पे व्यू बुलिश है और यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 5,410 रुपए के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो पीएसयू बैंकिंग बास्केट से। हालांकि पीएसयू बैंकिंग बास्केट एज ए होल ही हमें पसंद है, यहाँ पे काफी स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे ही बैंक हमें पसंद आ रहे हैं। अगर हमें इन तीनों में से कोई एक के साथ जाना है तो अभी कैनरा बैंक यहाँ पे बाय करने की सलाह है। 128 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए 121 रुपए का। स्टॉप लॉस 128 का टारगेट होगा कैनरा बैंक के लिए। और दूसरा शेयर जो बताया है राजेश जी ने, हीरो मोटो दरअसल अब तो निफ्टी से कंपनी है बाहर चली गई है। आज क्लोजिंग से ये बदलाव प्रभावी हो भी जाएंगे और 5,410 रुपये 5410 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलिए। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने देखिए दोनों के दोनों कॉल्स फटाफट आपके लिए स्क्रीन पर डाल दिए हैं। लेकिन